अभिवादन स्वीकार करिए अपने दोस्त रसल रघुवंशी का। एक प्रबुद्ध नागरिक होने की वजह से, एक जागरूक नागरिक होने की वजह से ये हमारा कर्तव्य बनता है कि दुनिया के किसी भी कोने में कहीं पर कोई इस प्रकार का अमानवीय कृत्य हो रहा हो जिसका हमारी मानवता में कोई स्थान ना हो, उसका विरोध करना हमारा कर्तव्य बनता है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से, इस थ्री फिंगर के माध्यम से मैं एक छोटा सा प्रयास म्यांमार में आज़ादी के लिए, अपने ही जुंटा शासन के विरुद्ध, अपने मिलिट्री शासन के विरुद्ध लोकतंत्र के स्थापित करने के लिए जो लोग संघर्ष कर रहे हैं उनको सैल्यूट करता हूं, उनको नमन करता हूं। साथ ही साथ उन वीरांगनाओं को, उन 17, 17, 18 साल की एंजिल जैसी लड़कियों का जो कि अपने जीवन की परवाह न करते हुए ऐसे कुशासक, कुत्सित और क्रूर व्यक्तियों के विरुद्ध अभियान चला रहे हैं, अहिंसक आंदोलन कर रहे हैं, उन्हें मैं एक बार फिर सैल्यूट करता हूं। और मैं चाहता हूं कि आप भारत का नागरिक होने के नाते, एक डेमोक्रेटिक देश के नागरिक होने के नाते आप भी इस प्रकार के सत्ता लोभियों का, सत्ता लोलुप लोगों का, क्रूर लोगों का, तानाशाह लोगों का विरोध करिए। और उसी को ध्यान में रखते हुए इस रविवार का मैंने टॉपिक चुना हुआ है, बदकिस्मती पर रोता मुल्क म्यांमार की बात की जाए, या जिसे हम सामान्य भाषा में बर्मा कहते हैं, उसकी बात की जाए तो बर्मा भारत का एक लंबे समय तक, लगभग 124 वर्षों तक ब्रिटिश इंडिया का पार्ट रहा है। और एक प्रसिद्ध गाना आपने सुना होगा, मेरे पिया गए रंगून वहां से किए टेलीफोन तुम्हारी याद सताती है। तो इतने सांस्कृतिक और इतने मजबूत रिश्ते रहे हैं भारत और म्यांमार या बर्मा के साथ। हमारे देश के लोग माननीय बाल गंगाधर तिलक, उन्होंने वहीं पर हमारे देश की एक महान कृति गीता रहस्य की रचना की, जो कि मांडले जेल में उन्होंने लिखा था। उसके बाद ही अंतिम मुगल बादशाह मोहम्मद जफर की भी वहीं पर, बहादुर शाह जफर की वहीं पर अंत्येष्टि की गई, उनको सुपुर्द खाक किया गया यंगून में, जिसका पुराना नाम रंगून हुआ करता था। और म्यांमार नाम जो कि नया नाम है 1989 में मिलिट्री शासन द्वारा उसे दिया गया। हालांकि नाम तो पर्यायवाची ही हैं, लेकिन स्वतंत्रता और अपनी स्वानुभूति के लिए, अपने आप को पुरानी यादों से मिटाने के लिए ऐसा नाम देने का प्रयास किया गया। शुरुआत करते इतिहास के कुछ थोड़े से वाकयों के साथ। 1824 में रखाइन प्रांत और साथ ही साथ यरवदा नदी के डेल्टा पर कब्जा करते हुए ब्रिटिश इंडिया ने, जो कि पूरी दुनिया को एक लूटने का तंत्र बना के रखा हुआ था, उन्होंने बर्मा पर भी कब्जा किया। और धीरे धीरे 1886 आते आते पूरे बर्मा का जो 6,80,000 वर्ग किलोमीटर की जमीन थी उसे ब्रिटिश एम्पायर में मिला लिया गया। और शासन में व्यवस्था के लिए, शासन में आसानी के लिए उसे ब्रिटिश इंडिया का एक पार्ट, एक राज्य बना दिया गया। इस प्रकार से एक एकीकरण किया गया म्यांमार का भारत के साथ। और उसके बाद जो बड़ा अगला वर्ष आता है, यदि हम हिस्ट्री को तेजी से आगे बढ़ाने का प्रयास करें, क्योंकि हमें वर्तमान की भी तो बातें करनी है, तो उसके बाद 1932 का साल आता है। 1932 के साल में बर्मा में इलेक्शन करवाए जाते हैं ब्रिटिश शासन के द्वारा। और ब्रिटिश शासन वहां पर जब इलेक्शन करवाता है तो आपको जान करके ताज्जुब होगा, वहां पर दो मुख्य पार्टियां हुआ करती थी, एंटी सेपरेटिस्ट लीग और सेपरेटिस्ट लिस्ट। मतलब एक ऐसी लीग थी जो भारत से अलग होकर के एक स्वतंत्र देश की बात करती थी, एक संप्रभु देश की बात करती थी, जिसे सेपरेटिस्ट लीग कहा जाता था। और दूसरी जो थी वो डोमिनियन स्टेट के अंतर्गत भारत के साथ ही रहना चाहती थी, यूनाइट रहना चाहती थी। लेकिन 1932 के इलेक्शन में उसे 42 सीटें मिली। ऐसी पार्टी जो भारत के साथ डोमिनियन स्टेट में रहना चाहती थी, मिलजुल कर एकीकृत भारत में रहना चाहती थी, उसे 42 सीटें मिली और 29 सीटें दूसरी पार्टी को मिली। लेकिन अंग्रेजों ने इस रिजल्ट को खारिज कर दिया और कहा यहाँ का जो इलेक्शन थे वह ईमानदारी पूर्वक नहीं तय किए गए। वजह साफ थी कि ब्रिटिश चाहते थे कि हम म्यांमार को, बर्मा को हम अलग करके एक नए डोमिनियन स्टेट के रूप में, एक नई कॉलोनी के रूप में ऑर्गेनाइज करें। क्योंकि उस समय जिस प्रकार से स्वतंत्रता मूवमेंट चल रहा था, आज़ादी की एक जो लव चल रही थी पूरे देश भर में, उसमें म्यांमार के लोगों का भी भारत के साथ एकजुटता बढ़ती जा रही थी। और इसे देखते हुए अंग्रेजों की जो पुरानी जांची परखी नीति रही, बांटो और शासन करो, उसी के अंतर्गत उसने म्यांमार को 1937 भारत शासन अधिनियम 1935 के एक्ट के अंतर्गत एक अलग डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया, यूनियन ऑफ बर्मा या सेपरेट कंट्री डोमिनियन स्टेट ऑफ बर्मा के रूप में उन्होंने गठित किया। और इस प्रकार से बर्मा हमारे देश का एक
अभिन्न अंग जो हुआ करता था वह अलग हो गया और हमारी जो सीमाएं थाईलैंड, लाओस और चाइना तक मिली हुई रहती थी उसको अलग करके एक नया देश के रूप में विकसित करने का प्रयास किया गया। उस समय जो प्रीमियर हुआ करते थे उनके जो कि एंटी सेपरेटिस्ट के नेता हुआ करते थे उन्होंने भी अंग्रेजों का साथ दिया प्रीमियर पद पाने के लिए। तो इस प्रकार सत्ता का लालच चला और 1937 में अलग हो गया बर्मा हमारे देश से। फिर 1948 का वर्ष आता है जो कि एक निर्णायक वर्ष था। 4 जनवरी 1948 को बर्मा को स्वतंत्रता दी गई, ब्रिटिश कॉलोनी से अलग कर दिया गया और इस प्रकार से ब्रिटिश शख्स वहां से चले गए और वहां पर स्वतंत्र देश के रूप में उसका अस्तित्व आया और आंग सांग का उसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यदि बात की जाए, द्वितीय विश्व युद्ध के वर्षों में, कुछ वर्षों में वहां पर जापानियों ने कब्जा कर लिया बर्मा पर और जापानियों पर अपना आधिपत्य स्थापित किया और जब जापानी हार गए द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप तो वहां पर जापानी तो उस देश से वापस चले गए, लेकिन ब्रिटिशर्स ने अपना कब्जा बढ़ाने का प्रयास किया और उसी के विरोध में जापानी सेना की मदद से, जापानी लोगों की मदद से आंग सांग ने जो वहां पर एक मिलिट्री का स्थापना की जिसे उन्होंने म्यांमीज या बर्मीज मिलिट्री का नाम दिया। और बर्मी मिलिट्री का गठन करने के दौरान जिस प्रकार से भारत की आज़ादी के आंदोलन में कांग्रेस का एक अद्वितीय योगदान रहा, वही स्थान बर्मा में मिलिट्री को मिला और मिलिट्री ने उस देश को आज़ाद कराने में सशस्त्र विद्रोह किया और जिसके परिणाम मैंने पहले ही बताया ब्रिटिश को छोड़ करके बर्मा को जाना पड़ा। अब यहीं से हम एक छोटा सा बीज बो देते हैं। भारत में राजनीतिक दल, एक लोकतांत्रिक दल के माध्यम से इस देश में आज़ादी प्राप्त की गई और इस देश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से देश को आगे बढ़ाने के लिए एक मजबूत और एक सशक्त संविधान का गठन किया गया। लेकिन गलती यहीं पर हो गई बर्मा के साथ कि वहां पर सेना के माध्यम से जो आज़ादी लाई गई उसमें सेना ने अपना एकाधिकार, अपना आधिपत्य जमाने का प्रयास किया और आंग सांग का जो प्रयास था, हालांकि आज़ादी के 6 महीने पहले ही उनका नृशंस हत्या कर दी गई और जब सेना पावर में आई जिसके बल पर वहां पर आज़ादी मिली तो उसने लगभग 14 वर्षों तक 1948 से 1962 तक एक कठमुल्ली, एक दिखावटी, एक नकली डेमोक्रेटिक सरकार बनाने का प्रयास किया जिसके आड़ में वास्तविक शासन सेना के ही हाथ में था, जो जुंटा कहा जाता है। जुंटा का मतलब होता है जब सेना अपने कॉकस के माध्यम से अपने बल पर देश में शासन करने का प्रयास करती है, उसे हम जुंटा शब्द कहते हैं। यह पूरे विश्व में कहीं भी स्थापित हो सकता है जहां पर मिलिट्री अपने हाथ में प्रशासन शासन की व्यवस्था ले ले। तो वही हाथ आपके म्यांमार में हुआ। 1962 का वह साल आता है जब वहां पर नी विन के नेतृत्व में, जो कि सेना नायक हुआ करते थे, उनके नेतृत्व में एक बार फिर पूरी तरीके से बर्मा को आर्मी टेक ओवर कर लेती है, उसको अपने अंडर में ले लेती है, कू करती है, तख्ता पलट करती है। 1962 के आसपास पूरी जीडीपी वहां की खराब हो जाती है। लगातार उस देश का जो कि विकास, जो कि एक भौगोलिक रूप से एक बहुत महत्वपूर्ण स्थल पर निर्धारित करता है, आप मैप के माध्यम से देख सकते हैं। एक तरफ उसके लाओस, चाइना, थाईलैंड, भारत, बांग्लादेश जैसे देश हैं और उसका जो पॉलिटिकल जो क्राइसिस है उसकी वजह से वहाँ की अर्थव्यवस्था लगातार खराब होती चली गई। जहाँ थाईलैंड, जापान और चाइना जैसे देश लगातार आगे बढ़ते चले गए, लेकिन म्यांमार अपनी व्यक्तिगत, अपनी देश की आंतरिक समस्याओं से ग्रसित होकर के नीचे चलता चला गया और यह बदस्तूर जारी रहा। और उसके बाद वह दिन आता है 1988 में जब वहाँ के छात्रों ने, वहाँ के स्टूडेंट्स ने वहाँ की जुंटा सरकार को दलित करने के लिए, उसके तख्ता पलट के लिए एक बड़ा विद्रोह प्रारंभ होता है। जनता में इस प्रकार का विरोध होता है कि जनता चाहती है कि वहां पर लोकतांत्रिक सरकार का गठन हो, लेकिन इसे एक आप इत्तेफाक ही कह सकते हैं कि उस समय जनरल आंग सांग की, जिसने मैंने पहले भी चर्चा की, उनकी बेटी आंग सांग सू की अपने देश म्यांमार में आई हुई थी अपने माताजी से मिलने के लिए। और उसी समय जब मूवमेंट होता है तो बहुत सारे प्रोटेस्टर्स, बहुत सारे विरोधी जो कि इसका विरोध कर रहे थे सेना का, वह जाकर आंग सांग सू की से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इस विरोध का, इस क्रांति का नेतृत्व करिए और हमें इस जुंटा शासन से मुक्ति दिलवाइए। और आंग सांग सू की उसी समय निर्णय लेती हैं कि वह बर्मा में एक लोकतांत्रिक सरकार गठित करने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देंगी। और आंग सांग सू की, जिनके पति ब्रिटिश मूल के थे, जिनके बच्चे ब्रिटेन में पढ़ाई कर रहे थे, वह पूरा घर बार अपने परिवार को छोड़ करके एकजुट हो जाती हैं उन आंदोलनकारियों के साथ
और बेहतरीन और नेतृत्व करती हैं और नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी का उनके द्वारा गठन किया जाता है, जिसका एकमात्र उद्देश्य होता है म्यांमार में सैनिक शासन को हटा करके एक लोगों द्वारा चुनी गई सरकार लोकतांत्रिक तरीके से स्थापित करना। और 1989 में इलेक्शन करवाने के लिए सेना तैयार होती है और जो 1989-90 में उसके रिजल्ट आते हैं तो अब बहुत ही लैंडस्लाइड विक्ट्री के साथ एनएलडी को सत्ता मिलती है। और जब जुंटा शासन देखता है कि आंग सान सू की लगातार ताकतवर हो रही हैं और उसी के साथ साथ डेमोक्रेसी भी ताकतवर हो रही है, तो वह 1992 में आंग सान सू की को उन्हीं के घर में नज़रबंद कर देती है और लगभग 18 वर्षों तक 2010 तक आंग सान सू की लोकतंत्र के समर्थन में नज़रबंद होती हैं और लगातार अनवरत प्रयास करती रहती हैं। 1991 में उन्हें शांति का नोबेल प्राइज़ दिया जाता है, लेकिन दुर्भाग्यवश उस प्राइज़ को लेने के लिए वह स्वयं उपस्थित नहीं हो पाती हैं। और जब 2010 का साल आता है तो लोगों के अंदर जिस प्रकार से मैंने कहा विरोध हुआ, उसके कारण से एक लंबे विरोध के कारण सेना जो होती है वहाँ पर एक लोकतांत्रिक सरकार चुनने के लिए तैयार होती है और 2008 में उसने खुद एक बनावटी लोकतांत्रिक वे में सरकार चलाने के लिए संविधान का गठन किया करती हैं, जिसमें 25% सीटें परमानेंट की जाती हैं सेना के हाथ में। दोनों हाउस के वहाँ पर जो 2 हाउस है, अपर हाउस लोअर हाउस, जैसे कि हमारे देश में लोकसभा राज्यसभा होती है, उसी प्रकार दोनों हाउस में 25% सीटें वो अपने लिए रिजर्व करती है। लेकिन उस समय 2010 के इलेक्शन में आंग सान सू की ने इलेक्शन लड़ने से मना कर दिया कि दिखावटी लोकतंत्र में मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगी। मैं चाहती हूं कि एक ऐसा लोकतंत्र आए जो खुशहाल हो और जिसमें हर व्यक्ति की बात, हर व्यक्ति को मौका मिले। लेकिन 2015 में फिर इलेक्शन होते हैं। 5 वर्ष तक सेना का दिखावटी मुखौटा सरकार तो रहती है, लेकिन 2015 में जब इलेक्शन होते हैं तो एनएलडी तैयार हो जाती है इलेक्शन लड़ने के लिए और नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी को एक बहुत बड़ी प्रचंड मेजॉरिटी प्राप्त होती है और आंग सान सू की को उस देश का स्टेट काउंसलर बनाया जाता है, क्योंकि संविधान में लिख चुका हुआ होता है मिलिट्री शासन के द्वारा कि बाहर से आया हुआ कोई व्यक्ति जिसका किसी भी प्रकार से फॉरेन रिलेशन हो, चाहे उसका हस्बैंड या वाइफ या उसके बच्चे विदेश में रह रहे हो, उसे देश का सर्वोच्च पद नहीं दिया जा सकता है। लेकिन उसके बाद भी आंग सान सू की प्रधानमंत्री के समकक्ष स्टेट काउंसलर पद पर एक लंबे समय तक अपने देश की सेवा करती हैं। और उसी समय वर्ष आता है 2017 का। अगर 2017 में सेना द्वारा प्रायोजित तरीके से रोहिंग्या मुसलमानों के विरुद्ध जो कि रखाइन प्रांत में रहते हैं वहां पर भारी तरीके से नरसंहार जेनोसाइड किया जाता है, इसमें भी सेना की एक चाल होती है। यदि इस नरसंहार का विरोध करती है आंग सान सू की, तो मैं जनता का सपोर्ट लेकर के एक पुनः कू करूंगा और मैं हटा दूंगा आंग सान सू की को सत्ता से और फिर सत्ता की चाबी सेना के हाथ में आ जाएगी। हालांकि इंडायरेक्टली आज भी सत्ता में बहुत मजबूत पकड़ रहती है सेना की, लेकिन आंग सान सू की एक पॉलिटिशियन की तरह, एक मैच्योर पॉलिटिशियन की तरह इन सब बातों को नजरअंदाज करती हैं और रोहिंग्या जो कि भारी संख्या में जिनका जनसंहार होता है उसका वह कहीं पर जिक्र नहीं करती हैं। और यहीं पर आंग सान सू की के इस उज्जवल, उनके श्वेत और उनके साफ जो राजनीतिक कैरियर होता है उस पर धब्बे लगते हैं कि मानवाधिकारों के विरुद्ध वो नहीं बोलती हैं। तो मेरी कहने का मतलब यह है कि यदि आप गलत चीज़ का विरोध नहीं करते हैं तो एक न एक दिन आपको उन चीज़ों से भी सामना करना पड़ेगा जो आपके ऊपर गलत चीज़ें लागू होंगी, आपके ऊपर वो गलत चीजें अप्लाई होंगी। और वही आंग सान सू की के साथ कहीं न कहीं आज हो रहा है। और जब उन्होंने जनरल्स का, बड़े बड़े सैनिक के अधिकारियों का विरोध नहीं किया तो आज कोई न कोई रास्ता निकाल करके जब इलेक्शन होता है तब उसमें जब प्रचंड बहुमत प्राप्त करती है, लगभग 80% सीटें अकेले एनएलडी प्राप्त कर लेती है, नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी आंग सान सू की, तो सेना को लगने लगता है अब मेरे दिन लदने लगे हैं, मैं पीछे होता चला जाऊंगा। और अपने चुनावी घोषणा पत्र में, अपने चुनावी यात्राओं के दौरान आंग सान सू स्पष्ट रूप से कहती हैं कि लोकतंत्र में धीरे धीरे करके हम सेना के वर्चस्व को कम करेंगे। और यही बातें जुंटा शासन को बुरी लगने लगी और जब पूरी जनता ने एकजुट होकर के आंग सान सू की के समर्थन में मतदान किया और 80% से ज़्यादा सीटों के साथ आंग सान सू की सत्ता में आती हैं, तो उन्हें के द्वारा चलाए गए इस इलेक्शन को, जो कि एक पूरी दुनिया के ऑब्जर्वर्स जिसमें इकट्ठा हुए थे, सेना उसमें सवालिया निशान लगाना प्रारंभ कर देती है। सेना का कहना होता है कि इसमें भारी धांधली हुई है, अनियमितता हुई है, एक वोटर्स ने कई बार मतदान किए हैं और ये फ्रॉड इलेक्शन है और लगातार इस
इलेक्शन को क्रिटिसाइज करती है सेना और एक रास्ता खोलने का प्रयास करती है कि मुझे सत्ता मिल जाए। और 1 फरवरी 2021 वह काली रात आती है जब सेना कू करके तख्ता पलट करके सारे बड़े लीडर्स को, आंग सान सू की की पूरी मंत्रिमंडल को, सबको डिटेन कर देती है और सत्ता आंग लाई जो कि वहाँ के सेना प्रमुख होते हैं अपने हाथ में लेते हैं। और उसके बाद उनके सत्ता के हाथ में लेने के बाद ही जन आंदोलन भड़क उठता है और लोग अपने हाथ में विरोध की तख्तियाँ लेकर के रोड पर, रास्तों में, सार्वजनिक स्थलों पर उतर पड़ते हैं। बहुत सारे पुलिस, बहुत सारे सेनाकर्मी अपना रेजिग्नेशन दे देते हैं। बैंक के बहुत सारे कर्मचारी बैंक बंद कर देते हैं। एक तरीके से एक डेडलॉक, एक बेहतरीन तरीके से लोग विरोध करते हैं। लेकिन जुंटा शासन को यह पसंद नहीं होता है, वह लोगों की हत्या करवाना। जैसा कि मैंने एंजल का नाम लिया, वह 17 साल की बच्ची जो कि डेमोक्रेटिक मूवमेंट का एक मजबूत स्तंभकार थी, मजबूत पैरोकार थी, उसके सर में गोली मार दी जाती है। वह जो कि बहुत शौकीन बच्ची होती है, बहुत ही फैशनेबल बच्ची होती है, जो कि बहुत सारी महत्वाकांक्षाओं से भरी होती है, उसकी हत्या कर दी जाती है। ये तो मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। इसी प्रकार से हजारों लोगों को डिटेन किया जाता है, सैकड़ों लोगों की हत्याएं की जाती हैं, खून की लगातार होलियां खेली जा रही हैं और दुनिया के बड़े बड़े देश इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन चीन आज भी मजबूती के साथ म्यांमार के साथ खड़ा है। जब भी यूनाइटेड काउंसिल की सुरक्षा परिषद में किसी प्रकार का निंदा प्रस्ताव पारित करने की बात आती है तो चीन जैसे देश उस पर वीटो लगा देते हैं और हमारा जो वैश्विक समुदाय है वह हाथ बांधे इन हत्याओं को देखता रह जा रहा है। आज सरकारी आंकड़े जो कि वहाँ की मीडिया द्वारा बताए गए हैं, म्यांमार की मीडिया के द्वारा बताए गए हैं, लगभग 536 लोग मारे जा चुके हैं। मैं इन सारे स्वतंत्रता सेनानियों का दर्जा देना चाहता हूं और इन सभी बहादुर सैनिकों को, इन सभी बहादुर लड़ाकों को सैल्यूट करता हूं जिन्होंने म्यांमार की आज़ादी के लिए, एक नए लोकतंत्र की स्थापना के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। और इसके साथ जनता के द्वारा भयानक तरीके से जो आतंक सेना द्वारा मनाया जा रहा है उसके कारण से बहुत से लोग विभिन्न देशों में भाग रहे हैं। थाईलैंड, लाओस, चाइना और भारत में शरण के लिए लगातार प्रयासरत हैं और इनका भी हमारी सरकार ने रोक लगाया है। और बाद में हालांकि उसमें ढील देने का प्रयास किया गया है हमारी केंद्र सरकार के द्वारा कि हम ऐसे लोगों को अपने देश में मानवीय सहायता देने का प्रयास करेंगे। मिजोरम सरकार ने ओपनली ऐसे लोगों को वेलकम करने का प्रयास किया है और क्योंकि मिजोरम और म्यांमार के बीच एक बहुत ही बढ़िया संबंध है, बहुत ही रोटी बेटी का रिश्ता है और लगभग 1680 किलोमीटर की जो हम बॉर्डर शेयर करते हैं म्यांमार के साथ, वहाँ पर बहुत सारे इस प्रकार के गुट हैं जो कि दोनों देशों के लिए खतरनाक हो सकते हैं। और हमारे लिए एक दुख की बात हो सकती है कि 27 मार्च को जब म्यांमार आर्मी दिवस अपना मना रहा था तो हम उन 8 देशों में शामिल हुए हैं जहाँ की आर्मी ने वहाँ पर परेड किया है। लेकिन यह हमारे सरकार की कूटनीतिक असफलता हो सकती है या फिर कूटनीतिक मजबूरियाँ हो सकती हैं। लेकिन एक नागरिक होने के नाते हमारा आपका, हम सबका एक कर्तव्य बनता है इस प्रकार की अलोकतांत्रिक और गलत चीज़ों का विरोध करें और साथ ही साथ एक भारतीय नागरिक होने के नाते हम म्यांमार का सपोर्ट करें। मेरे पास बहुत सी बातें हैं आपको बताने के लिए लेकिन समय अलाउ नहीं कर रहा है। फिर कभी अगर समय मिला तो इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। मैं चाहता हूं कि आप कमेंट के माध्यम से अपने विचार हम तक साझा करने का प्रयास करें। याद रखें, म्यांमार कभी हमारा हिस्सा था। 124 वर्षों तक वह इसी मिट्टी से जुड़ा हुआ था और आज उस मिट्टी में जिस प्रकार से खून सने जा रहे हैं, खून से सींची जा रही है, तो उसका विरोध करना एक भारतीय होने के नाते मेरा भी कर्तव्य है, आपका भी धर्म है। इन्हीं बातों के साथ आप अपने विचार मुझ तक साझा करें और मुझसे जुड़ने का प्रयास करें कि आपके इस विषय पर, इस टॉपिक पर क्या राय है, मुझको अवगत कराएं। यदि मुझसे कोई त्रुटियां हो रही हों तो मुझसे आप बताएं कि आप यहाँ कमी कर रहे हैं, लेकिन मेरे साथ जुड़े रहें। इसी बात के साथ, इस उम्मीद के साथ अगले सप्ताह फिर आपसे मुलाकात होगी। और एक अनुरोध जो सदा मेरे तरफ से आपके लिए किया जाता है, यदि मेरी बातें आपको अच्छी लगती हैं, मेरे द्वारा किए गए प्रयास आपको पसंद आते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को जन जागरूकता में लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर करिए और अपने विचार से मुझे अवगत कराइए। विदा लेता हूं, नमस्कार, धन्यवाद।